दुनिया की हर चीज बहुत फरहत बख्श थी। बात का हर जुमला अमूमन इस तरह शुरू होता, ओफो इतना मजा आया। कभी कभी रात को हमन आपा मुझे गैलरी की दीवार में नसब टेलीफोन के ऊंचे तख्ते पर चढ़ाकर खुद जुगनू जमा करने बाग में चली जाती। कुछ देर बाद खिलखिलाकर हंसती हुई वापस आती। उनके चुने हुए दुपट्टे में जुगनू टिमटिमाते। वो जुगनुओं की दुनिया थी। नमस्कार दोस्तों, मैं जमशेद कमर सिद्दीकी हाजिर हूँ कंटेंट प्रोजेक्ट के शो आवाज़ी का नया एपिसोड लेकर। जो लफ्ज़ अभी आपने सुने वो उर्दू और अंग्रेज़ी की एक ऐसी अफसाना निगार की कलम से निकले थे जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान की साझा तहजीब से उर्दू हिंदी अदब को मजबूत किया बल्कि तारीखी विरासतों को जोड़ते हुए एक नए समाज का सपना भी दिखाया। आज जिक्र करूंगा आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उपन्यास आग का दरिया लिखने वाली कुर्रतुल एन हैदर यानी एनी आपा का। जब हम जिंदा होते हैं तो एक खौफनाक अनजानी ताकत हमारे पीछे पीछे हमारे आगे आगे चलती रहती है और बिलाखिर जब हम खुद चलते चलते थक जाते हैं तो हमें मौत के सायों की वादी तक पहुंचाकर वापस लौट आती है और दूसरी रूहों के पीछे उसी तरह चुपके चुपके चलना शुरू कर देती है। वो अनदेखी तारीक रोशनी की ताकत मेरे सामने खड़ी है, उस खिड़की के पार, उस अनार की शाख के नीचे, उस सड़क के मोड़ पर, लैंप के पीछे के अंधेरे में, दरिया के साहिल पर। तुम कौन हो भाई? मैं वो हूं जो कभी तुमसे मिल नहीं सकती लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये मुझे जाने किस तरह की मौत की तरफ ले जाएगी। क्या तुमने भी अनार के शगुफों की कोई अकेली टहनी सरसराती देखी थी? एनी आपा के नाम से मशहूर कुर्रतुल एन हैदर की पैदाइश 20 जनवरी 1927 को अलीगढ़ में उर्दू के जाने माने लेखक सज्जाद हैदर यलदरम के यहाँ हुआ था। उनके वालिद उर्दू साहित्य के पहले कहानीकार होने के साथ साथ ब्रिटिश शासन के राजदूत की हैसियत से अफगानिस्तान, तुर्की और अंडमान वगैरह देशों में तैनात रहे थे। उनकी माँ नज़र सज्जाद हैदर भी एक मशहूर राइटर थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में कुर्रतुल एन हैदर का पहला कहानी संग्रह शीशे का घर छपा और अगले ही साल पहला उपन्यास मेरे भी सनम खाने भी मंजर आम पर आया। उनके बारे में गीतकार और लेखक जावेद अख्तर फरमाते हैं, मैं समझता हूँ कोई लिटरेरी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड समेत नहीं है जो एनी आपा को नहीं मिला। पद्म भूषण मिला और बहुत उन्हें इज्जत नाम मिला। वो करती ये थी कि जो भी दौर पे उन्हें कहानी लिखनी हो उस पर वो सीरियसली रिसर्च करती थी, उसके बारे में पढ़ती थी, आर्काइव्स में से निकालती थी चीज़ें। कुर्रतुल एन हैदर ने न सिर्फ मुल्क का बंटवारा देखा बल्कि साझी संस्कृति का माहौल भी बिखरते हुए देखा। इस बंटवारे ने उनके परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया और उनके भाई बहन और रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए। हमारे ख़ानदान में ख़ास बात ये थी जिसका जिक्र मौलाना अली मियां ने किया है। मौलाना अली मियां नदवी, उन्होंने कहीं लिखा है कि हमारे इस ख़ानदान के बारे में किसकी काबिल ज़िक्र बात यह है कि इसकी औरतें भी आला तालीम याफ्ता थीं। यानी उस ज़माने में हमारी वालदा ने सितार सीखा बजाना, आज से कोई 70 साल पहले, जबकि ख़वातीन ख़ासतौर मुस्लिम घरानों में, बंगालियों का तो आम चीज़ थी म्यूज़िक सीखना, लेकिन मुसलमान घरानों में नहीं था। म्यूज़िक ख़ानदान बैठ के ख़वातीन जो हैं वो गा रही हैं, ये बहुत मायूब बात समझी जाती थी। लेकिन मेरी वालदा इस मामले में बहुत ही इनकलाबी थी। कुर्रतुल एन हैदर साल 1951 में लंदन चली गई, जहां एक आज़ाद लेखक और पत्रकार के तौर पर वो BBC लंदन और द टेलीग्राफ में रिपोर्टर के तौर पर जुड़ी और इसके बाद वो इम्प्रिंट मैगजीन की चीफ एडिटर भी रही। हिंदुस्तान के हालात पर वो बात करते हुए कहती थी, जिंदगी इतनी तेज रफ्तार हो गई है कि कल जो चीज आपने लिखी है वो आज बासी है। ह्यूमन लेवल पे भी, यानी इतना कत्लो गारत, इतनी तबाही हर तरफ है आजकल दुनिया में कि अब मौत की खबर भी वो दहशत या वो गम, दुख नहीं पैदा करती इंसानों में, पढ़ने वालों में। ये जो टीवी ने इसमें बहुत असर किया इस चीज में, जो पहले करती थी।
एनी आपा ने अपनी जिंदगी में कामयाबी का हर रंग देखा, लेकिन इस सब के साथ उन्हें एक खास तरह की आलोचना भी झेलनी पड़ी। उनके हमअसर लेखकों ने उन पर यह इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया और बचपन की यादों को लेकर ही लिख सकती हैं। इस कंफर्ट जोन से निकलना उनके लिए मुश्किल है। तरक्की पसंदों ने एक बार नहीं 20 बार उन पर इल्ज़ाम लगाए, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम, किरदार खुशीबी की, जिसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। एक जुमला ये कहा गया कि उर्दू में एक वर्जीनिया वुल्फ पैदा हुई थी, उसको नॉस्टैल्जिया का भेड़िया उठा के ले गया। लेकिन कुर्रतुल हैदर की खूबी ये है कि उन्होंने इस तरह के इल्ज़ामात और एतराज़ात की कभी परवाह नहीं की। इस क्रिटिसिज्म को उन्होंने कभी भी अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। वो लगातार उसी तरह लिखती रहीं और उनके चाहने वाले उन्हें यूं ही पढ़ते रहे। इस इल्जाम के जवाब में वो कहती थी, देखिए, कोई राइटर अपने बचपन को नहीं भूलता है, वो उससे आगे निकल जाता है, लेकिन वो वापस आता जाता है उसकी तरफ, कहीं ना कहीं से कोई चीज़ ढूंढ के निकाल लेता है, उसमें से उसको शामिल कर लेता है अपने अपने हाल में। तो वो ऐसा है कि उसको हम पीछे भूल नहीं सकते। तो वो मैंने भी यही किया। साल 1967 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और उनके उपन्यास आखिरी शब के हमसफर के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा अदबी योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। कुर्रतुल एन हैदर ने यूं तो अपनी जिंदगी में मेरे भी सनम खाने, सफीनाए गमे दिल, कारे जहां दराज, आखिरी शब के हमसफर, गर्दिशे रंगे चमन, शीशे का घर, चांदनी बेगम, पतझड़ की आवाज, सितारों के आगे, ये दाग उजाला समेत 12 उपन्यास, 4 कहानी संग्रह, रिपोर्टाज और जीवनियां वगैरह लिखी। लेकिन जिस कलमकारी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी उसका नाम है आग का दरिया। ये उपन्यास आजादी के बाद लिखा जाने वाला सबसे बड़ा उपन्यास कहा जाता है, जिसमें उन्होंने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक के हिंदुस्तानी समाज की तहजीबी और फलसफी बुनियादों को बदलते हुए दिखाया है। साहित्य अकादमी के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट गोपी चंद नारंग आग का दरिया के बारे में कहते हैं, इसका कैनवस इतना वसी है, मेरा नहीं ख्याल किसी दूसरी हिंदुस्तानी जबान में पार्टीशन की ट्रेजेडी को लेकर ऐसा फिक्शन लिखा गया। संजीदा मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ के साथ साथ कुर्रतुल एन हैदर की लिखावट में बगावत का शोर भी था। उन्होंने परंपराओं को जिया तो दकियानूसी से उन्हें निजात भी दिलाई। एक औरत होने के नाते उन्होंने अपनी कलम से मौजूदा समाज में औरतों के हालात पर खूब लिखा। और घर पे मुझे सिखाया गया था कि असराने पर इस तरह चाय बनाकर मेहमानों को पेश करूं, टमाटर का अर्क इस तरह तैयार करूं, मेहमानों से मुस्तकिल महज उनकी दिलचस्पी की बातें करूं और चेहरे पर मसनवी शीरी मुस्कुराहट बराबर कायम रखूं, और मुअज्जिज लेडी बॉक्स वाला से पूछूं कि अब उनका जुकाम कैसा है। आज कुर्रतुल एन हैदर हमारे बीच नहीं है। 21 अगस्त 2007 को नोएडा के एक अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया। उनका जाना जाहिर अदब का एक खासा नुकसान था, लेकिन उनके धारदार विचार, साझी तहजीब की बुनियाद मजबूत करने की कोशिशें और बचपन की यादों को खूबसूरती से जिंदा करने की सलाहियत हमेशा याद आएंगी। तो अभी के लिए मैं जमशेद कमर सिद्दीकी आपसे अलविदा लेता हूं। अगले शनिवार फिर होगी मुलाकात किसी और आवाज के जिक्र के साथ। फिलहाल शुक्रिया।